जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने काल शहर की संरचना, कृषि और पशुपालन का अध्ययन इससे पहले की क्लास में कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो में जाके देख सकते हैं, वह वीडियो आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग समझते हैं दोस्तों, वाणिज्य एवं व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मुद्रा दोस्तों। मुद्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती है सेल परचेज करने का, क्रय विक्रय का दोस्तों। लेकिन इस समय तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ था दोस्तों। लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य हम लोग किसी वस्तु के माध्यम से दूसरी वस्तु खरीद अथवा बेच सकते थे दोस्तों। इस प्रकार की प्रणाली इस समय प्रचलित थी, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। और लोग मुद्रा से परिचित नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट हमें व्यापारिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में हमें 2 पहिए वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त होती है, जिसमें जो कुछ मिट्टी की थी और कुछ कांसे की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमें चौदों से 4 पहिए वाली खिलौने की गाड़ी भी मिलती है। और बनावली से हमें सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्राप्त हुए दोस्तों, जिससे यह कयास लगाए जाते हैं कि उस समय के लोग इन गाड़ियों के माध्यम से वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ले आना किया करते थे दोस्तों। जिससे व्यापार का हमें अनुमान एक लगाने को मिलता है कि हाँ, उस समय व्यापार होता था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हमें और व्यापार के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो होते हैं लोथल से दोस्तों, जहाँ पर हमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, यानी कि नौका बनाने का स्थल हमें लोथल से प्राप्त हुआ, जो गुजरात का एक बंदरगाह है दोस्तों। जिससे यह हमें प्राप्त होता है साक्ष्य की भारत के व्यापारिक संबंध दूसरे देशों से भी थे दोस्तों। भारत के बाहर व्यापारिक संबंध दोस्तों कई देशों से प्राप्त हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेसोपोटामिया, जो आज के समय में इराक का क्षेत्र है दोस्तों। उस समय पहले के समय में इसे मेसोपोटामिया कहते थे दोस्तों। यहाँ से भारत के व्यापारिक संपर्क स्थल और समुद्री दोनों मार्ग से जुड़े हुए थे दोस्तों। अफगानिस्तान मध्य होने के कारण स्थल मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसी प्रकार से समुद्री मार्ग में दोस्तों बहरीन द्वीप मध्यवर्ती भूमिका निभाता था दोस्तों। ये पुरोहित राजा की सेल खड़ी की मूर्ति है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन पहले कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पहले की क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। जिसने अगर वो क्लास नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। इसी में अगला पॉइंट है दोस्तों प्रमुख आयातित कच्चा माल दोस्तों। कौन सा माल कहाँ से आयातित होता था, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि टिन अफगानिस्तान और ईरान से आयातित होता था दोस्तों। नेक्स्ट है तांबा खेतड़ी राजस्थान व बलूचिस्तान से आयातित होता था। चांदी ईरान व अफगानिस्तान से आयातित होती थी। सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिण भारत से आयातित होता था। राजवर्दी मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से आयातित होती थी। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान व गुजरात से आयातित होता था। नील रत्न दोस्तों बदख्शां अफगानिस्तान से आयातित होता था। नीलमणि महाराष्ट्र दक्षिण भारत से आयातित होती थी। और हरिरत्नमणि दक्षिण एशिया से आयातित होती थी। शंख एवं कौड़ियां सौराष्ट्र दक्षिण भारत से आयातित होती थी। सीसा ईरान अफगानिस्तान व राजस्थान से आयातित होता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से निकाली जाती थी दोस्तों। खेती राजस्थान उस समय एक माइनिंग का काम करता था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों धर्म। हमें उस समय तक किसी भी प्रकार के धार्मिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए दोस्तों, जिससे हम लोग किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। ना ही किसी मंदिर के अवशेष भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई दोस्तों, जिसका हम लोगों ने अध्ययन पहले कर लिया है। और बस उससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय तक लोग योग से परिचित थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए हमें 3 प्रकार के संस्कार उस समय प्राप्त हुए दोस्तों। पहला है दाह संस्कार, दूसरा है पूर्ण समाधिकरण, तीसरा है आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में दोस्तों हिंदू प्रथा के अनुसार शव को जलाने के बाद में भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था दोस्तों। यह हिंदू विधि के अनुसार यह रीति रिवाज है दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को मिट्टी में दफना दिया जाता था। यह मुस्लिम विधि के अनुसार है दोस्तों। तीसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों से खाने के बाद में शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था। यह पारसी विधि है दोस्तों। इस प्रकार हमें 3 प्रकार के संस्कार इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हड़प्पा में ताबूत युक्त मानव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। समानता मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम में सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर करके दफनाया जाता था। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप हमें हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में और रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। समानता एक में एक ही व्यक्ति को दफनाया जा सकता था, लेकिन अपवाद स्वरूप हमें कालीबंगा लोथल का स्थल मिलता है, जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाया गया है दोस्तों। कहीं पर मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों, जैसे बर्तन, आभूषण, उपकरण व दर्पण आदि मृतक के साथ दफनाए जाते थे दोस्तों। रोपड़ की एक कब्र में माले के साथ कुत्ते दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं दोस्तों।
आगे किसी पॉइंट को समझने से पहले दोस्तों कुछ अन्य चीजों को हम समझ लेते हैं, जैसे माता देवी की मूर्ति। माता देवी की मूर्ति इस काल में दोस्तों हड़प्पा से हमें प्राप्त होती है। इससे पहले भी हमें माता देवी की अस्थि की मूर्ति प्राप्त हुई थी प्रागैतिहासिक काल में, जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि किस स्थान से हमें प्रागैतिहासिक काल में माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो अस्थियों की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो माता देवी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है वह मिट्टी की बनी हुई थी दोस्तों। यह स्त्री की देवी की प्रतिमा के रूप में बनी हुई थी, जिसे पृथ्वी की उर्वरता देवी भी मानते हैं दोस्तों। यह ठीक उसी प्रकार से थी जैसे मिस्र में आइरिस देवी की पूजा की जाती थी दोस्तों। इसी प्रकार से हड़प्पा के लोग माता देवी की पूजा करते थे दोस्तों। और इसके बाद में इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। ये लोग राजस्थान की जावर व अजमेर खानों से चांदी प्राप्त किया करते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो से सर्वप्रथम प्राप्त होता है, जो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। यह सबसे पुराना स्वास्तिक चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और हिंदू धर्म में आज भी सबसे पवित्र मांगलिक चिन्ह इसे माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता में संबद्धता, मतलब दोनों की समानताएं और असमानताएं। मेसोपोटामिया सभ्यता इसी हिंदू हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल में जन्मी एक सभ्यता थी दोस्तों, जो तीन सभ्यताओं का मिश्रण थी, जिसे सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और असीरियन सभ्यता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो समानताएं हैं वो ये हैं कि दोनों नगरीय सभ्यताएं थी और दोनों कांसे व तांबे के साथ साथ लघु पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग कर रही थी, और दोनों ईंटों का प्रयोग करती थी, कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग करती थी, और दोनों चाक पे अपने बर्तनों का निर्माण करते थे दोस्तों, और दोनों को लिपि का ज्ञान हो चुका था। ये इनमें कुछ प्रमुख समानताएं थी। दोनों में अंतर देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता सदैव पकाई गई ईंटों का प्रयोग करती थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता कच्ची ईंटों का अधिक प्रयोग करती थी दोस्तों। सुमेरियन सभ्यता व सिंधु सभ्यता में लिपि एक दूसरे से भिन्न थी दोस्तों। सुमेरियन सभ्यता की लिपि कीलानुमा थी व सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी दोस्तों। पुरोहित और मंदिरों का जो स्थान था वह सुमेरियन सभ्यता में चरम पर था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का जो अस्तित्व है वह असंदेहास्पद है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिपि। लिपि पर सर्वप्रथम विचार व्यक्त किया था, वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। उन्होंने यह विचार दिया कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, और इस लिपि को पढ़ने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो एल ए वेडल ने किया था दोस्तों 1925 में दोस्तों। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है दोस्तों, लेकिन कुछ इसके साक्ष्य हैं वो भाव चित्रात्मक हमें मिले हैं, और कुछ साक्ष्य अच्छा चित्रात्मक मिले हैं। लेकिन टिक सदैव क्वेश्चन में चित्रात्मक पर ही करना है दोस्तों, अन्यथा गलत हो जाएगा। यह सदैव चित्रात्मक लिपि ही मानी जाती है दोस्तों। इसके कुछ साक्ष्य हमें बाएं से दाएं व कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं मिलते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसे अधिकतर जो साक्ष्य इसके प्राप्त होते हैं दाएं से बाएं, उसी पर इसका सही आंसर मानकर चलेंगे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी, लेकिन इसके कुछ साक्ष्य हमें बाएं से दाएं भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यह फलस्वरूप है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राखी गढ़ी में प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य। दोस्तों पुणे के दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे द्वारा यह शोध करके पता लगाया गया कि राखी गढ़ी के गांव में उसके सबसे प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार ने राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर होने का भी दावा किया था 26 मार्च 2014 में दोस्तों। उल्लेखनीय है कि यह सभ्यता 7500 वर्ष पुरानी है और दोस्तों, और इसकी जो बसावट है वह 7 किलोमीटर के आसपास विस्तृत हो सकती है दोस्तों। इसके बाद में राखी गढ़ी का जो विस्तार है वह सरस्वती की सहायक नदी दृष्टावती नदी के किनारे हुआ है दोस्तों। राखी गढ़ी की निरंतर खुदाई से हमें यह प्राप्त हुआ है कि यह हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नर्तकी की मूर्ति। यह मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो सिंधु का सर्वश्रेष्ठ नमूना है दोस्तों। यह गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है दोस्तों। यह इस मुद्रा में खड़ी हुई है कि ऐसा लगता है कि नृत्य करने जा रही है या नृत्य करने की बीच की अवस्था है दोस्तों, इसलिए इसे नर्तकी की मूर्ति कहा गया है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों, और यह कांसे द्वारा निर्मित है दोस्तों। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सभ्यता के पतन के कारण। दोस्तों इतनी उन्नत सभ्यता होने के कारण भी इसका पतन हो गया, इसके लिए वैज्ञानिकों में मतभेद है। वैज्ञानिकों ने कई कारण दिए हैं जिस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ दोस्तों, जिसमें से प्रमुख है आर्यों का आक्रमण। दोस्तों व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके पिगट, इन लोगों ने माना है कि आर्यों का आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों बाढ़। जॉन मार्शल मैक MRSR राव द्वारा यह माना गया है कि इस सभ्यता का बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है महामारी। UKR कैनेडी, इन्होंने माना है कि महामारी के द्वारा इस सभ्यता का पतन। नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु परिवर्तन। RL स्टाइन
आर.एल. स्टाइन और आलमंड घोष, इन दोनों ने माना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का अंत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है भूतात्विक परिवर्तन, आर.एल. राइक्स, जॉन डेक्स और लैम्ब्रिक, इन लोगों ने माना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। विदेशी व्यापार के गतिरोध के कारण डब्ल्यू.एफ. ऑलब्राइट और प्रशासनिक शिथिलता के कारण जॉन मार्शल। इस प्रकार से इस सभ्यता का अंत है वो कई वैज्ञानिकों ने मतभेद है कि किस कारण से सभ्यता का अंत हुआ दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। हम लोग अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और हमारा नेक्स्ट सेशन हड़प्पा कालीन सभी महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन करना होगा दोस्तों। हम लोग क्रमवार सभी स्थलों का अध्ययन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले का आप प्रागैतिहासिक काल व सिंधु घाटी सभ्यता की पहली वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी हमारे चैनल पे हिस्ट्री प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इसकी पीडीएफ या इससे पहले की वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।